नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं राजनीतिक खबर से। मुकुल रॉय जो कि बीजेपी में बड़ी धूमधाम से आए थे, अब बीजेपी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में वापस चले गए हैं। पिछले कई दिनों से अटकलें लग रही थी उनके बारे में और आज उन्होंने उन अटकलों को विराम देते हुए घर वापसी कर ही ली। आज दोपहर 3 बजे के करीब वो अपने घर से सीधे तृणमूल भवन पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले से ही मौजूद थीं। करीब 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी ने पार्टी में उनका स्वागत किया। मुकुल रॉय 2017 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। उनके बाद बड़ी संख्या में टीएमसी के नेता और विधायक बीजेपी में गए, लेकिन हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार और शुभेंदु अधिकारी के बढ़ रहे कद को देखकर मुकुल रॉय ने घर वापसी का मन बना लिया। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। Mukul Roy joined, it is final, and from our side we welcome, that is final. We are not here to satisfy you. I cannot satisfy the BJP media. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. It is his wish, his personal wish. He cannot stay with BJP. BJP is a party. It is not a party for the common people. It is a party for jamindars. It is a common party. It is a party for feudal landlords. And it is a party for only agency. So agency it is just mouthpiece of BJP. You people all know, but instead of that you are asking same question every day. Don't do it. हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। सौरभ, आपसे 2 ही प्रश्न हैं। पहला तो ये कि मुकुल रॉय वापस क्यों गए, और दूसरा ये कि क्या मुकुल रॉय अकेले हैं या आने वाले वक्त में कुछ और भी लोग जो हैं वो वापस टीएमसी में जा सकते हैं? देखिए, मुकुल रॉय वापस क्यों आए तृणमूल में, इस सवाल उनसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी किया गया था, लेकिन तब उन्होंने बताया कि एक वो लिखित रूप में शायद अपना जो एक्सप्लेनेशन है या जो बात है वो रिलीज करेंगे, लेकिन संक्षेप में उन्होंने बताया कि उनसे काम नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। अब अगर आप इस सवाल को एक दूसरे के तरीके से देखें तो बीजेपी एक ऐसा दल है जो पश्चिम बंगाल में इतने दिन से बहुत सारे नेता दूसरे पार्टी से आ रहे थे। अब ये रिवर्स माइग्रेशन जिसे कहते हैं या घर वापसी जिसे कहते हैं वो भी शुरू हुआ है। ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि और सारे लोग भी है और सारे जो चुने हुए विधायक है वो भी है जो वापस आना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि जिन्होंने पर्सनल अटैक्स या गाली नहीं दिए हैं या जिन्होंने पैसे लेकर चुनाव के पहले, ममता बनर्जी का आरोप है, जो लोग पैसे लेकर चुनाव के पहले उनको धोखा दिया है उनको वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा वो कोई पार्टी तोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये बीजेपी करता है, और कहा कि मुकुल रॉय खुद आना चाहते थे और उनका जो रिक्वेस्ट था उन्हें पार्टी ने मंजूरी दी है, तो इसलिए वो वापस आए हैं। और बीजेपी के लिए ये ज़रूर एक धक्का है, क्योंकि इतने दिन से, बहुत सारे दिन से बीजेपी में से लोग जा रहे थे और बड़े नेता जो कुछ दिन पहले भी कांग्रेस से बीजेपी में गए, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में उल्टी गिनती हुई है, बीजेपी को छोड़कर लोग जा रहे हैं। और इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। मुकुल रॉय जो हमारे सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है, मुकुल रॉय बीजेपी का जो स्ट्रैटेजी है, बाहर से लोग ले आके लोकल लीडर्स पे फोकस ना करना, बाहर से लीडर्स ले आके कैंपेन कराना और पूरी तरीके से कैंपेन एक फोकस हो जाना दूसरे इश्यूज पे। और ममता बनर्जी वो भी मुकुल रॉय उसके खिलाफ थे, लेकिन वो शायद बताए थे इंटरनल फोरम में, इसके बाद उनको साइडलाइन किया गया। और आखिरी जो स्ट्रॉ है वो है शुभेंदु अधिकारी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना, क्योंकि मुकुल रॉय का सूत्रों के अनुसार जो उनके आसपास है, वो उनका कहना है कि मुकुल रॉय पार्टी को दिए हैं 4 साल। ऐसा नहीं कि वो आया राम गया राम है, वो गए, काम किए 2 साल। 2019 में 18 सीट मिला बीजेपी को, और फिर उन्होंने 2021 के लिए भी काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जो सॉल्यूशंस है, जो आइडियाज़ है, उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो कहना इसलिए बीजेपी का पश्चिम बंगाल में ये हालत हुआ कि वो जो कहे थे 200 सीट लाएंगे वो नहीं ला पाए, 77 सीट ला पाए। तो ये जो इसीलिए मुकुल रॉय छोड़ के गए हैं।
शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बंगाल के बाद अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन से दिल्ली में हैं। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। कल उन्होंने पार्टी के कद्दावर नेता और गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की थी। लेकिन दिलचस्प यह है कि इन सारी मुलाकातों के बाद भी कोई आधिकारिक व्यक्तित्व नहीं आया। सूत्र बस यही बता रहे हैं कि यूपी में योगी बने रहेंगे, बेशक मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल किया जाएगा। शुक्रवार सुबह भी मीडिया की निगाह योगी आदित्यनाथ पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात 1 घंटे से ऊपर चली। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में योगी ने अपना और सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया। वो अपने साथ अपने कामकाज के दस्तावेज लाए थे। योगी ने दावा किया कि कोरोना प्रबंधन में कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए भी कुछ नाम सुझाए। संगठन में बदलाव के लिए भी कुछ नामों पर बात हुई, लेकिन योगी ने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव को ना बदलने की सिफारिश की। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने उनसे विकास कार्यों पर जोर देने को कहा, खासकर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बात की। इसके बाद योगी ने 2 घंटे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की। ये साफ है कि योगी अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन दिल्ली दरबार में उनकी पेशी बताती है कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है। निकाय चुनाव में बीजेपी सपा के हाथों पिट गई। कोरोना प्रबंधन को लेकर अपनों ने भी सरकार की आलोचना की। सहयोगी दलों से असंतोष की खबर आती रही। इसलिए गुरुवार को जब योगी अमित शाह से मिल रहे थे, वहां पर अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थीं। इससे पहले वो संजय निषाद से मिल चुके थे। सवाल तो गांव में हम लोगों से पूछा जा रहा है। कभी बीजेपी के साथ रहे ओम प्रकाश राजभर वैसे ही खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि बीजेपी अब डूबती हुई नैया है। ये साफ है कि योगी की कुर्सी को खतरा नहीं है, लेकिन दिल्ली से लौट रहे मुख्यमंत्री अब पहले से ज्यादा दबाव में हैं। 6 महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले उन्हें कई समझौते करने ही पड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरा खत्म कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी चर्चा हुई विकास के मुद्दे को लेकर के। आगे चुनाव है और किन परियोजनाओं पर काम करके उनको दिखा करके यूपी में बीजेपी जनता के बीच जाएगी, उसको लेकर बात हुई। तो वहीं जेपी नड्डा और अमित शाह से उनकी बात राजनीति, संगठन और मंत्रिमंडल के विस्तार पर हुई। फिलहाल अब देखना होगा कि कब मंत्रिमंडल विस्तार होता है उत्तर प्रदेश में और मोदी जी के करीबी ब्यूरोक्रेट AK शर्मा जो अब MLC हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है या नहीं। सहयोगी राकेश के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। सौरभ, एक प्रश्न है आपसे यही योगी आदित्यनाथ के बारे में कि अब जबकि 2 दिन के दौरे के बाद वो लखनऊ वापस जा रहे हैं, तो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर जा रहे हैं या थोड़े कमजोर होकर जा रहे हैं? देखिए अखिलेश सर, मतलब जाहिर सी बात है वो ताकतवर होके ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको हटाया नहीं जा रहा है। जब पूरे इतने कयास से खबर भी प्लान कराई जा रही थी, उनको हटाया जा रहा है, तमाम चीजें हैं। लेकिन कल वो जो अमित शाह के घर से निकल कर आए तो हम लोग भी वहीं पे मौजूद थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज भी जो प्रधानमंत्री के घर से निकले तो भी उन्होंने हम लोगों को हाथ दिखाकर अभिवादन किया, चाहे वो नड्डा जी के घर पे भी रहा हो। तो जाहिर सी बात है कि कमजोर तो बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अब जिस तरीके से योगी जी 1 मैन आर्मी थे, उनकी बात पर ही सबको अमल करना पड़ रहा था, शायद वो उनके तेवर नर्म होंगे। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है अखिलेश जी, तो उसमें कुछ नए नामों को हम देख सकते हैं। जैसे कल प्रवीण निषाद और संजय निषाद मिले अमित शाह जी से, और जब निषाद पार्टी को मर्ज कह लीजिए या फिर संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद लड़े थे चुनाव बीजेपी के टिकट पर, तो उनको आश्वासन दिया गया था कि आपको सत्ता में भागीदारी दी जाएगी। उनका कोई विधायक नहीं है, तो हो सकता है कि उनके किसी नेता को MLC बना करके मंत्रिमंडल में लाया जाए। अनुप्रिया पटेल के जो हस्बैंड हैं आशीष पटेल जो MLC हैं, उनको मंत्रिमंडल में लाया जाए। कुछ जो पार्टी नेता हैं जो काफी मुखर होकर के बोले हैं, हो सकते हैं उनको कुछ संगठन की जिम्मेदारी दी जाए या मंत्री बनाया जाए, क्योंकि 3 मंत्रियों की कोरोना से मौत हुई है। और संगठन इस तरीके से तमाम चीजें जो हैं योगी जी के, चाहे वो निकाय चुनाव में हार हो, चाहे वो कोविड के दौरान मिसमैनेजमेंट हो, या फिर जो संगठन में जो तमाम विधायक मंत्री
या सांसद भी जो उनके खिलाफ बोल रहे थे, तो उसको लेकर के जाहिर सी बात है कुछ बीच का रास्ता निकालकर जरूर उनको भेजा गया है और हो सकता है कि आगे कुछ मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, लेकिन योगी जी बने रहेंगे। ये अपने आप में एक संदेश देता है कि योगी जी कमजोर हुए, मजबूत हुए ये नहीं कह सकते, लेकिन योगी जी थोड़ा सा नर्म जरूर हुए हैं, ये बिल्कुल साफ है। अखिलेश जी, शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। उसके बाद अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता जितिन प्रसाद के बीजेपी में जाने के बाद अब सबकी नजरें राजस्थान में नाराज चल रहे सचिन पायलट पर टिकी हैं। सचिन पायलट अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली पहुंचे। हालांकि पायलट ने आज ये संकेत दिया कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। दरअसल पिछले साल पायलट की बगावत के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने कमेटी बनाई थी, लेकिन साल भर बाद भी कमेटी की रिपोर्ट न आने से सचिन पायलट ने कुछ दिनों पहले ही खुलकर अपनी नाराजगी जता दी थी। इसके बाद इस तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं कि वो कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। आज उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। पिछले साल आज के ही दिन उन्होंने बगावत का बिगुल फूंका था। इस बीच बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी से उनकी बातचीत होने की खबरें भी उड़ रही थी, लेकिन पायलट ने आज इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात की हो। और हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर चर्चा करने के लिए। उमा, सचिन पायलट आए हैं। पिछले साल इसी वक्त उन्होंने बगावत की थी जब उनके पिता की पुण्यतिथि थी। आज एक बार फिर से वो आए हैं, लेकिन तेवर उनके वैसे ही हैं। उन्हें लग रहा है कि उनको न्याय नहीं मिला है, इतना वक्त बीत गया है। अब ये भी खबरें हैं कि शायद वो प्रियंका गांधी वाड्रा के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे हैं। क्या ये सही है और क्या मुलाकात उनकी होगी? अगर मुलाकात होती है तो किस तरह का आश्वासन, भरोसा प्रियंका उनको दे सकती हैं? जी देखिए अखिलेश, पिछले साल जो बगावत हुई थी सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों की तरफ से, उसके बाद हाल के दिनों में दो चीजें हुई हैं। एक तो ये कि पंजाब में जो झगड़ा है कांग्रेस का, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी और उसकी बैठकों का सिलसिला लगातार चला, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी उसमें आकर पेश होकर अपनी बात कहनी पड़ी। नंबर एक। नंबर दो कि जितिन प्रसाद कल ही कांग्रेस छोड़कर चले गए बीजेपी में, तो एक तरह से लोहा गर्म हो गया। और ऐसे में सचिन खेमे के विधायकों को ये लगा कि अगर अब बात नहीं बनी तो फिर कभी नहीं बनेगी, क्योंकि पिछले साल जो कुछ भी हुआ था उसके बाद एक कमेटी बना दी गई थी, लेकिन उस कमेटी की तरफ से कोई ऐसी कवायद नहीं हुई जिसमें राजस्थान का झगड़ा सुलझे, जिसमें सचिन के समर्थक विधायकों की या उनके समर्थकों की जो नियुक्ति है सरकार के अलग अलग ओहदों में, कैबिनेट में जो हिस्सेदारी मिलनी थी सचिन के खेमे के विधायकों को, वो सब कुछ नहीं हुआ। तो अब क्योंकि माहौल इस तरह का बन गया है जिसमें लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या सचिन पायलट भी बीजेपी चले जाएंगे, तो ऐसे में ये मुद्दा गर्म हो गया है। और ऐसे में सचिन का दिल्ली आना अपने आप में कई तरह के कयासों को जन्म दिया। हमने जानने की कोशिश की है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा से आज उनकी मुलाकात है, ऐसी उमाशंकर सिंह से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जो उमा जानकारी दे रहे हैं कि इस खबर की भी पुष्टि होनी बाकी है कि क्या उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी वाड्रा से होगी। लेकिन यही बताया जा रहा है कि जब दिल्ली वो आए हैं तो निश्चित तौर पर आला कमान से मुलाकात करके अपना दुख दर्द बताएंगे कि आखिर उन्हीं के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, कि उन्हें जो उनका सम्मान था वो वापस क्यों नहीं लौटाया जा रहा है। वक्त एक ब्रेक का। आपको बता दें कि ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश में जिस तरह से ब्लैक फंगस का कहर बढ़ रहा है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सस्ते इंजेक्शन पर वहां सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 200 से अधिक म्यूकोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस रोगियों की पिछले कुछ दिनों में प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा का एक सस्ता विकल्प कथित तौर पर 3 प्रमुख अस्पतालों को दिया गया था, जिससे मरीजों में बुखार, उल्टी और रक्तचाप में उतार चढ़ाव जैसे लक्षण दिखाई दिए। उधर सरकार ने कहा है कि सस्ते इंजेक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं है। एक अन्य मामले में सरकार ने कोर्ट में माना कि दूसरी लहर के दौरान कई वेंटिलेटर पैक करके ही रखे रहे। कुछ दिनों पहले जबलपुर के सरकारी अस्पताल में मरीजों को ब्लैक फंगस के इंजेक्शन लगते ही कपकपी शुरू हो गई, बुखार आ गया, अफरा तफरी मच गई। बहुत ठंड लग रही ना? हाँ, गलत इंजेक्शन लगा है ना।
यही हाल इंदौर सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भी था। डॉक्टरों ने कहा 5 जून से लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी के बजाय लिपोलाइज्ड एम्फोटेरेसिन बी दिया जा रहा था, जिसके बाद मरीजों की तबीयत बिगड़ी, फिर उसका प्रयोग बंद किया गया। वर्तमान में 40 मरीज इलाजरत हैं। इनमें से कल शाम 27 मरीजों को एम्फोटेरेसिन बी का इंजेक्शन लगाया गया था। माइल्ड एडवर्स रिएक्शन होने पर इंजेक्शन को तत्काल रोका गया। तो मैंने तुरंत अपने वार्ड में फ़ोन किया कि इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन नहीं लगाया जाए। फिर कसार सर से बात करके सब इंजेक्शन बंद कराए गए और उसी समय 2 मरीजों को ठंड लगने लग गई थी। तो मैं घर से निकल के जब तक आई तो ज़्यादातर मरीज को ठंड लग के कपकपी चालू हो गई थी, कई लोग को हल्का हल्का बुखार आ रहा था। इसको देने के जो क्राइटेरिया है वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। डॉक्टरों ने कहा ब्लैक फंगस में अब तक लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, जिसकी कीमत 3000 से 7000 रुपए प्रति इंजेक्शन के बीच है, उसका उपयोग होता था। लेकिन सरकार ने सरकारी अस्पतालों में लिपोलाइज्ड एम्फोटेरेसिन बी भेजे, जिनकी कीमत 300 से 700 रुपए के बीच है। हालांकि जानकार मान रहे हैं सस्ते इंजेक्शन में गड़बड़ी होने की वजह उसकी गुणवत्ता नहीं, बल्कि प्रोटोकॉल का ठीक से पालन करना नहीं है। लाइफोलाइज्ड एम्फोटेरेसिन बी के अंदर क्या रहता है कि हम डोज कम देते हैं क्योंकि वो किडनी के लिए टॉक्सिक ज़्यादा होती है, साथ में उसमें रिएक्शन होने की भी संभावना रहती है और इसको लंबे समय तक देने की आवश्यकता पड़ती है। 3 तरीके की ड्रग आती है। एक होती है जिसको बोलते हैं लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, ये एम्फोलिप है, इसको बोलते हैं फैट इमल्शन। एक लाइपोसोमल हुआ, दूसरा फैट इमल्शन हुआ। सबसे प्लेन आता है जो करीब 300-400 रुपये का आता है, जिसको बोलते हैं लाइफोलाइज्ड एम्फोटेरेसिन बी। इसको हमें 6 से 8 घंटे में देना है। इसका डोज बहुत कम देना है। आइडियली पेशेंट को पहले हाइड्रेट करना चाहिए, फिर उसको एस्कॉर्लिन और एविल इंजेक्शन लगाना चाहिए और फिर इसको ये बहुत इन्फ्यूजन पंप के द्वारा 6 से 8 घंटे में देना चाहिए। राज्य के सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों को फ्री में इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। राज्य में फिलहाल 1791 ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज हैं। 135 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 10 दिनों में ही 87 मरीजों की मौत हुई है। सस्ते इंजेक्शन से 4 शहरों के 200 से ज्यादा मरीजों की हालत बिगड़ी और इनका प्रयोग बंद किया गया। हालांकि सरकार कह रही है किसी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं हुआ। किसी भी तरह किसी इंजेक्शन की कमी के कारण कोई दूसरा इंजेक्शन लगाया गया, ऐसी बात नहीं है। जो भी ICMR की गाइडलाइन है उसी हिसाब से हमारे यहाँ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को हम अपना रहे हैं। क्यों ऐसी दिक्कत आई, इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। उस स्टॉक में दिक्कत थी, उस ब्रांड में दिक्कत थी या प्रक्रिया में दिक्कत थी, ये जांच के बाद ही पता लगेगा। मामला हाईकोर्ट में भी है और जानकार कहते हैं सरकार के पास पर्याप्त इंजेक्शन नहीं है। एम्फोटेरेसिन बी 34,800 के करीब अभी तक प्राप्त हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, और पोस्कोनाजोल जो दवाई होती है जो ब्लैक फंगस में लगती है वो 23,000 से ऊपर अभी इंजेक्शन्स आ चुके हैं। 1,000 से ऊपर मरीज जो करंट में हैं, जो इलाजरत हैं, उनको देखते हुए ये जो मेडिसिन्स आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बहुत कम है और हाईकोर्ट में आवेदन लगाया गया है कि राज्य सरकार को हर हालत में इंपोर्ट करे या कहीं से प्रोक्योर करे। इलाज में सरकारी लापरवाही का एक और उदाहरण। ग्यारह मई को NDTV ने बताया था कि कैसे खुद सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने खत लिखकर कहा था कि PM केयर से मिले वेंटिलेटर से इलाज मुश्किल है। ये भी बताया था कि कैसे राज्य के अलग अलग संभागों में वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। अब हाईकोर्ट में सरकार ने अपने हलफनामे में माना है कि दूसरी लहर में जब लोग मर रहे थे तब प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 204 नए वेंटिलेटर डिब्बों में बंद थे। 204 से अधिक वेंटिलेटर्स अभी सील बंद डब्बे में स्टोर रूम में रखे हैं, जिसको सरकार कहती है कि वो बैकअप के तौर पे रखे गए हैं। इसके अलावा जो PM फंड से वेंटिलेटर्स आए थे उसमें से कम 42 वेंटिलेटर भोपाल में पड़े हैं और 20 वेंटिलेटर इंदौर में पड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ब्लैक फंगस के सस्ते इंजेक्शन को लेकर हुए रिएक्शन के मामले में जांच की मांग की है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भी सरकार से कहा है कि क्यों ना निजी अस्पतालों का भी ऑडिट किया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 21 जून को है और इस बीच में आपदा में अवसर में हो रहे खेल को सामने लाने में लगातार हम भी जुटे हुए हैं। जबलपुर से संजीव चौधरी, सागर से राकेश तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
इस ब्लैक फंगस बीमारी ने काफ़ी गंभीर रूप धारण कर लिया है। पिछले 2 हफ्तों की अगर बात करें तो देश में इसके मामलों में करीब 150 से ज़्यादा प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 25 मई को जहां देश में कुल 11,717 मामले थे, अब वहीं बढ़कर 31,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। वहीं इस बीमारी ने 2100 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। परसों का डेटा था लगभग 1,050 के करीब पेशेंट थे और कल का देख के मैं बताता हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दवाई अवेलेबल नहीं है। केंद्र सरकार हमें जो कोटा दे रही है वो पर नंबर ऑफ पेशेंट के साथ है, उसी शेषों में हम आगे अस्पताल को दे रहे हैं। ब्लैक फंगस की दवाइयों की कमी राष्ट्रीय स्तर पे है और सप्लाई जो है करीब 400 डोज हमको प्रतिदिन आ जाते हैं, ऐसा चलता रहा है। लेकिन जिस दिन नहीं आया तो अगले दिन के लिए बहुत बड़ी कमी हो जाती है। दवाइयों का बहुत निश्चित मात्रा में उत्पादन देश के अंदर होता है और जब आवश्यकता पड़ी है तो इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है, तो उपलब्धता करना और कराना भी एक काम है। हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हैं। जो बात दिल्ली सरकार बोल रही है वही बिहार छत्तीसगढ़ कुछ बदले हुए ढंग से। ब्लैक फंगस की दवा न मिलने की शिकायत कई और राज्य कर रहे हैं। एनडीटीवी के पास ब्लैक फंगस के मामलों और इससे हुई मौतों की एक्सक्लूसिव जानकारी है। इसके मुताबिक देश के 28 राज्यों में ब्लैक फंगस के फिलहाल 31,216 मामले हैं। अब तक 2,109 लोगों की जान गई है। 24,058 मरीजों का फिलहाल उपचार चल रहा है। बीते 2 हफ्तों में ब्लैक फंगस के मामलों में 150% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा 7,057 मामले और 609 मौत महाराष्ट्र से, इसके बाद गुजरात से 5,418 मामले, 323 मौतें, राजस्थान में 2,976 मामले, 112 मौतें, कर्नाटक से 2,567 मामले, 188 लोगों की मौतें, आंध्र प्रदेश में 2,139 मामले, 45 की मौतें रिपोर्ट हुई हैं। वहीं दवाई की कमी भी मौत की वजह बन रही है। उत्तर प्रदेश में 142, दिल्ली में 125, हरियाणा में 119, मध्य प्रदेश में 76, तमिलनाडु में 70, बिहार में 67 और उत्तराखंड में 56 लोग इस बीमारी से हार गए। कमियों को छिपाना हो तो आंकड़े ही साझा ना करो। सरकार यही कर रही है। कहावत है, दाल में कुछ काला है, पर यहां तो पूरी दाल ही काली है। बिहार में मनीष कुमार, छत्तीसगढ़ में सोमेश पटेल और नई दिल्ली से शरद शर्मा के साथ मैं परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई में 1 अंक तक पहुंची कोविड की मृत्यु संख्या फिर से 2 अंकों में पहुंच गई है। जानकार बताते हैं कि इसका एक प्रमुख कारण लंबे कोविड के अलावा साइटोकाइन स्टॉर्म दिख रहा है। इस लहर में इसका रूप बदला है। लोग रिकवर होने के बाद फिर से अस्पताल पहुंच रहे हैं या फिर कोविड वार्ड में दोबारा आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किए जा रहे हैं। जानकार कहते हैं कि अस्पताल से छुट्टी के 3 महीनों के बाद तक सेल्फ मॉनिटरिंग करना जरूरी है। 82 साल के शांताराम पाटिल 15 दिनों पहले कोविड पॉजिटिव हुए थे। लगभग ठीक हो चुके थे, लेकिन साइटोकाइन स्टॉर्म के कारण बीते 3 दिनों से आईसीयू में हैं। निमोनिया और ब्लैक फंगस ने भी इन्हें जकड़ लिया है। कोविड मरीजों का जब इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने में जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है और शरीर के दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचाने लगता है, तब इस घातक रूप को कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। दूसरी लहर में इसने भी अपना रूप बदला है। पहले वो में ऐसे रहता था कि पेशेंट्स प्रेजेंट साइटोकाइन स्टॉर्म में होते थे और क्रिटिकल कंडीशन में रहते थे, और एक बार अगर पेशेंट सेटल होता है तो जनरली वापस से रिकरेंस होने का बीमारी का चांसेस बहुत कम रहता था। लेकिन अभी ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि कोई पेशेंट जो है वो कम्प्लीटली सेटल हो रहा है उसके इन्फेक्शन के फेज से, और बाद में लेट फेज में जो है वो साइटोकाइन स्टॉर्म डेवलप हो रहा है। पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट किया है या पेशेंट घर पे गया है और बाद में ब्रेथलेस होके पेशेंट हमारे पास आ रहा है। तो पेशेंट साइटोकाइन स्टॉर्म में थे और साथ ही साथ पेशेंट को एक साइड में फेशियल स्वेलिंग थी उनको राइट साइड में, तो उसके लिए उनका इलाज चालू था। और जब भी हमने पेशेंट का सीटी स्कैन किया, चेस्ट सीटी स्कैन किया, ब्रेन का एमआरआई किया, तभी ये पता चला कि पेशेंट को न्यूमोनाइटिस के साइंस है। पेशेंट के IL-6 लेवल्स जो है वो बढ़े हुए हैं। इंटरल्यूकिन 6 ये एक साइटोकाइन रहता है और ये जो लेवल है वो बड़ी हुई है।
वोकहार्ट हॉस्पिटल का कहना है कि इस बार कोविड से ठीक होकर आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में जाने वाले करीब 5% मरीज कुछ दिनों बाद फिर से आईसीयू में लाए गए। इनमें से करीब 2% मरीजों में मौत नजर आती है। बहुत सारे पेशेंट रिकवर होकर आईसीयू से कोविड वार्ड में भी शिफ्ट हो जाते हैं। उसमें से हमने देखा है कि 3 to 5% पेशेंट्स में कभी कभी फिर से ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और वो उनको वापस आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, या फिर कुछ केसेस में जो 1 to 2% केसेस में डेथ भी हो जाती है। 40% तक पेशेंट्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर पे है, यानी 1 महीने से ऊपर उनको वेंटिलेटर पे हुआ है। 8 जून को सिंगल डिजिट यानी कि 7 मौतों के बाद 9 जून को 27 और 10 जून को 22 मौतें मुंबई शहर ने देखी हैं। मुंबई के 70% वेंटिलेटर और 60% आईसीयू बेड अभी भी फुल हैं। शहर में 1100 क्रिटिकल कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अस्पताल से छुट्टी के बाद करीब 3 महीने की सेल्फ मॉनिटरिंग जरूरी है। इस बीच कोई भी लक्षण नजरअंदाज न करें। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन किया। पिछले 1 साल में पेट्रोल और डीजलों की कीमत में 20 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। पेश एक रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने शुक्रवार को कुछ इस तरह प्रदर्शन किया। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने खामोशी से बढ़ती कीमतों पर तांगे पर बैठकर भी और पेट्रोल पंप के सामने खड़े होकर भी प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद कांग्रेस का ये पहला बड़ा प्रदर्शन है। 1.25 साल से कोरोना चले जा रहा है, उसके तहत सभी तरह के इकट्ठ करना मना किया हुआ था। इसी कारण आज भी एक जगह कहीं बहुत बड़ा नहीं कर रहे, लेकिन दिल्ली में भी, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हो रहा है, लेकिन दिल्ली में भी आज 400 जगह के ऐसे लोग हमारे साथी पहुंच के आज अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। तमाम सारी जगहों पर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि पेट्रोल और डीजल में जो राज्य सरकार का टैक्स होता है, यानी वैट जो होता है, जो एक्साइज टैक्स होता है, उसके वजह से पेट्रोल और डीजल के ज़्यादा दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी वैट जो है वो टैक्स कम करने का अभी कोई योजना नहीं है, तो निश्चित तौर पर इसके कहीं न कहीं राजनीतिक मायने भी हैं और एक सियासी फायदा उठाने की कोशिश भी है। इससे पहले गुरुवार को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री समेत पेट्रोलियम मंत्री को एक साइकिल कुरियर करने का अभियान भी चलाया था। लेकिन इस तरह के तमाम विरोध प्रदर्शनों के बावजूद कांग्रेस को ना तो मीडिया और ना ही आम लोगों के बीच बहुत ज्यादा महत्व मिलता दिखाई पड़ रहा है। आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर उत्साहित नहीं है। वो उनका काम है प्रदर्शन करना, अपोजिशन में बैठे हैं वो एक दूसरे के लिए, तो वो करेंगे कुछ ना कुछ। अब किसी न किसी पे तो उन्होंने अपना वो निकालना है। अब बीजेपी अभी कांग्रेस कर रही है, अब थोड़े टाइम बाद अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो फिर बीजेपी प्रदर्शन पे बैठ जाएगी। इन दोनों के बीच में पिसेगी तो पब्लिक ही ना। सर सरकार पे तो कितने दबाव डाल लो, कुछ नहीं हो रहा ना। आप ये देखिए ना, पहले तो 100 भी नहीं था और अब कई जगह तो 100 है। ठीक है, आम आदमी को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, चाहे कोई भी सरकार आई हो। अब देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई पर इसका असर पड़ा है। केंद्र सरकार पेट्रोल पर करीब 32 रुपए टैक्स और राज्य सरकार करीब 13 रुपए टैक्स वसूलती है। बीते 15 महीनों में दामों को अगर देखें तो पिछले साल 1 अप्रैल को जहां मुंबई में पेट्रोल 75 रुपए 28 पैसे थे, वहीं अब ये बढ़कर करीब 100 रुपए हो गए हैं। वहीं पिछले साल मुंबई में डीजल के दाम 65 रुपए 19 पैसे थे, जो अब बढ़कर 92 रुपए 69 पैसे हो गए हैं। लेकिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर चिंतित कांग्रेस अपने शासित राज्य में डीजल और पेट्रोल पर क्यों नहीं टैक्स कम करती है, इसका सीधा जवाब
कांग्रेसी नेताओं के पास में भी नहीं है। देखिए, टैक्स कौन बढ़ा रहा है? जो वैट के दर नहीं बढ़ रहे हैं, ज्यादातर जो टैक्स बढ़ रहा है वो सेंट्रल एक्साइज और सेस बढ़ा रहे हैं। मोदी सुल्तान का महल बनाने के लिए 22,000 करोड़ खर्च करते हैं और जो पेट्रोल डीजल पे एक्साइज बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। तो पहली जिम्मेवारी एक्साइज कम हो, सेस बंद हो और लोगों को फायदा मिले। जरूरत अगर आपको पैसे की है, आपके पास पैसे नहीं, तो ये विस्ता प्रोजेक्ट बंद करो ना भैया। पहले कोरोना संक्रमण और अब बढ़ती महंगाई से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब भी विपक्ष विरोध प्रदर्शन करके सड़कों पर जोरदार उपस्थिति दर्ज कराने में ज्यादा कारगर नहीं दिखाई पड़ रही है। नई दिल्ली से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।